नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं आर के गणित वाले। आज अनुपात के कुछ ऐसे बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बहुत काम देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अनुपात, इंग्लिश में रेशियो, इसका ये साइन दो डाउट रहता है। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं? तो इसका जो प्रयोग होता है तुलना के लिए, कंपैरिजन। प्रयोग क्यों करते हैं? तुलना करने के लिए, कंपैरिजन के लिए। अब ये कंपैरिजन होगा किसके बीच? कंपैरिजन होगा दो के बीच भी, या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशि, समान प्रकार की राशि। इसका क्या मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशि? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने यहाँ लिखा 5 kg, तो इधर जो एक राशि होगी वो उसको भी केजी में होना चाहिए। यहाँ 700 ग्राम, और इस रेशियो को यदि 5:700 लिख दे तो ये गलत हो जाता है। ये जो दोनों राशि है ये दोनों समान होना चाहिए। 5 kg को पहले लिखेंगे 5000 ग्राम अनुपात 700 ग्राम। अब ये दोनों राशि समान हो गया तो इसके बीच का रेशियो निकल सकता है 50:7। ये सही है, ये गलत है। दूसरा, और यदि देखें कि इधर लिख दिए 40 लीटर, सॉरी सिंगल एल, और इधर लिख दे 30 किलोमीटर या 30 ग्राम, 30 फीट, तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए इधर 30 फीट, तो इनके बीच कोई रेशियो नहीं निकाला जाएगा। यहाँ रेशियो नहीं निकलेगा, राशि दोनों समान होना चाहिए। अब दूसरी बात है रेशियो ए और बी का अनुपात। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए अनुपात बी बराबर होता है ए बटा बी के। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि रेशियो इज ऑलवेज रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब अनुपात को हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। सरलतम रूप, दूसरा जो प्रॉपर्टीज था वो सरलतम रूप। अब इसका क्या मतलब है? ये सरलतम रूप होता क्या है कि हमने लिखा 15:12, तो ये गलत हो जाए। 15:12 को ऐसे लिख सकते हैं 15/12, तो 3×5 = 15 और 3×4 = 12, 5/4। ये सही है। मतलब हमेशा काट के जो सबसे छोटा अंक होगा, या सह अभाज्य संख्या भी इसको कह सकते हैं, सह अभाज्य संख्या के रूप में ही अनुपात को लिखा जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे है, इसको ध्यान से समझना जरूरी है। अनुपात के प्रत्येक पद में समान अंक से गुना या भाग कर सकते हैं। गुना या भाग करने पर अनुपात समान रहता है। अब इस लाइन को पढ़े सब लोग हैं, लेकिन एग्जामिनर की सोच क्या होती है इसमें, वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ लिखा एक नंबर 5/7। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पद में समान अंक से गुना या भाग करने पर अनुपात समान रहता है। तो इसमें हमने गुना किया इंटू 2। प्रत्येक पद का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले में गुना करें तो नीचे
नीचे वाले में भी गुना करना होगा। ये 5/7 लिखें या 5:7 लिखें, दोनों बात एक ही है। अब यहाँ हमने लिखा 5/7, इसमें गुना किया 2 से 10/14। अब 3 से सर गुना कर देते हैं, 5 × 3 15, नीचे 21, 4 से गुना किए 20, नीचे आ गया 28। अब इस चीज को एग्जामिनर किस तरीके से लिखता है, देखिए एग्जामिनर इस चीज को लिखेगा A/B = C/D = E/F और लिख देगा 5/7। ये सब आपस में वैल्यू बराबर है, 5/7, 10/14, 15/21, 20/28 सब बराबर है। यहाँ भी इसको मान लिया A/B, ये C/D, E/F और सब के बराबर है 5/7। अब देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ घटाव कुछ भी करेंगे वैल्यू वही आएगा। नीचे का जितना नंबर है सबको जोड़ देते हैं, 7 + 14 + 21 + 28। नीचे सबको जोड़ दिए, ऊपर भी जोड़ दीजिए, 5 + 10 + 15 + 20। नीचे सबको जोड़े हैं, ऊपर भी सबको जोड़ दिए, अभी भी ये वैल्यू 5/7 ही होगा। अब टोटल जोड़ के भी देख सकते हैं, 5 × 10 = 15, 15 × 30 और 20, ऊपर का हो गया 50 और 7 × 14 = 21, 21 × 42 = 28, 70। ये अभी भी 5/7 रहा। दूसरी बात की केवल इसमें प्लस नहीं कर सकते हैं, यहाँ हमारा मर्जी हुआ कि माइनस कर दे, माइनस कर दिए तो नीचे भी माइनस करना होगा, इसमें भी मर्जी हुआ माइनस कर दे, यहाँ भी माइनस कर सकते हैं। अभी भी ये 5/7 है। और आसानी से समझने के लिए ऊपर सब में 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा 1 + 2 -3 -4, नीचे 7 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 + 2 -3 -4, ये दोनों कटेगा, बचेगा 5/7। अब एग्जामिनर को ये चीज दिमाग में आया तो वो सवाल क्या लिखा कि A/B = C/D = E/F = 5/7। तो A + C + E/B + D + F = 1। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ तो एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये भी 5/7 होगा। अब दूसरी बात, इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या, ये तो हमने एक बार गुना किया, कुछ और इंटू करके कोशिश करते हैं। एक बार ऐसा करते हैं कि इसमें 4 से इंटू कर दिए, इसमें भी 4 से इंटू कर दिए, इसमें इस बार 9 से किए, इसमें 9 से किए। इसमें क्या करते हैं, 16 से इंटू करते हैं, नीचे भी 16 से इंटू, इसमें 25 से इंटू करते हैं, इसमें भी 25 से इंटू करते हैं। क्या अभी भी ये वैल्यू सेम है, ऊपर 4 नीचे 4 दोनों तो कट जाएगा, रहेगा 5/4 ही। लेकिन एग्जामिनर अब क्या करेगा कि 4 को देखिए, या तो उसको ये चाहे तो कर देगा 4A + 9C, ये 16 था तो 16E, नीचे भी इसी तरीके से 4A + 9D और +16A। ये वैल्यू अभी भी 5/7 होगा, क्योंकि ये सब आपस में कट जाएगा, 9 9 16 16, ये अभी भी 5/7 है। अब इसमें क्या कर सकता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2² लिख सकते हैं, 9 को 3² लिख सकते हैं, 16 को 4² लिख सकते हैं। यहाँ एक्चुअली 3 ही नंबर है तो हम 3 के ऊपर ही फोकस करते हैं। अब यहाँ 4 नहीं लिख के उसके मन में आया 4 को लिख दे, इसको मान लिया 2 को मान लिया x, तो ये हो गया x², ये मान लिया y², ये मान लिया z²।
अब ये लिखा एक्स स्क्वायर ए, नीचे लिखा एक्स स्क्वायर बी। इस वैल्यू को कर दिया एक्स स्क्वायर सी, नीचे कर दिया एक्स स्क्वायर डी, और ये जेड स्क्वायर ई बाई जेड स्क्वायर एफ। अभी भी ये वैल्यू उतना ही है, 5/7 ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। और इस तरह का फॉर्म में देखने से तो लगता है इफ ए बाई बी, ये क्वेश्चन दे दिया, और ये लगता है कि यह रेशियो का क्वेश्चन ही नहीं है, ये इसको अलजेब्रा का क्वेश्चन समझने लगते हैं। और भी क्या इसको कुछ डिफिकल्ट बना सकते हैं क्या? और चाहें तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको बदल के देखते हैं कि इसमें चेंजिंग कब होगा, कब ये वैल्यू 5/7 से कम ज़्यादा होगा। तो 5/7 से कम ज़्यादा करने के लिए इसमें एक प्रॉपर्टीज और आता है, वो देखते हैं। इसका क्या कर दें, 5/7 का क्यूब कर दें, या 10/14 था, इसका क्यूब कर दें, सब का क्यूब कर दिया। 15/21 था, सब का क्यूब कर दिया। और क्वेश्चन में भी उसी तरीके से बदलाव आएगा। सॉरी, अब जब इसको क्यूब किए तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, एक क्यूब, यहाँ भी क्यूब, ये सी का भी क्यूब, डी का भी क्यूब, ई का भी क्यूब, एफ का भी क्यूब, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/7 का क्यूब हो जाएगा। अभी भी हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा प्रॉपर्टी जो देखने में है, इसका यूज कितना ज़्यादा है। आगे इसकी चर्चा और करेंगे, अभी कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। अब एक क्वेश्चन देखिए कि a/b = c/d = x/y = 4/3, देन इसका वैल्यू। अब ये कहीं से भी अनुपात का प्रश्न नजर नहीं आता है, देखने से लगता है कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन प्योर रेशियो का क्वेश्चन नहीं है। x3 y3 x सब तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, a² / b², तो a/b = 4/3, तो a² / b² 16/9, और यही 16/9 यहाँ भी होगा। c² / d² = 32/9। और इस तरीके का क्वेश्चन रेलवे में 10 साल पहले भी पूछा है, अभी तो और इससे हाई लेवल भी पूछ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो बेसिक था कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी संख्या से नहीं, समान अंक से गुना या भाग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि गुना भाग तो हो गया, जोड़ या घटाव। जोड़ घटाव में चर राशि का प्रयोग। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास 5:3 है, यह एक अनुपात है, और इसमें कह रहा है कि 5 जोड़ना है, तो जब भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक चर राशि, मतलब जिसका मान फिक्स नहीं रहता हो, बदलता हो, उसका प्रयोग होगा। 5 के साथ x, 3 के साथ 3x, 5x + 5/3x + 5। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 + 5 और 3 + 5, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होगा, ये कहीं न कहीं धोखा जरूर देगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि कभी भी जोड़ घटाव कुछ भी करना हो, केवल जोड़ ही नहीं, घटाव में भी, तो एक चर राशि का प्रयोग किया जाएगा।
अब यहाँ जोड़ने की बात आई, तो जोड़ने से ये होता है, देखते हैं क्या होता है। किसी अनुपात के प्रत्येक पद में समान अंक जोड़ने पर प्राप्त अनुपात मूल अनुपात से बड़ा होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक अनुपात दिया है 3:5, अब इसके प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ रहे हैं। 3:5 का मतलब क्या हुआ? 3/5। अब इसमें मन हुआ कि हम दोनों में एक एक जोड़ दें, एक एक जोड़े तो हो गया ये 4/5। तो ये जो नंबर होगा इससे बड़ा होगा। इसमें भी कुछ भी जोड़े या इसी में जोड़े, 3 जोड़ दिए तो ये 4 से 3 7/8, ये इससे हमेशा बड़ा होगा। और इसी का अपोजिट घटाने पर छोटा होगा। यहाँ यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू 0.6 होगा, ये 4/5 है 0.8 होगा, और ये हो जाएगा 0.875। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। यहाँ क्या किए, प्लस 1 किए थे तो ये वैल्यू आया, और इसमें +3 किए, मतलब कि प्रत्येक पद में समान अंक जोड़ने पर जो दूसरा अनुपात मिलेगा वो पहले वाले से बड़ा होगा। अब इसका यूज कहाँ होगा इस तरीके के सवाल में? सवाल ऐसे आएगा, 2:3, 4:5, 6:7 में सबसे बड़ा अनुपात कौन है? इस तरीके का प्रश्न भी आता है कि 2:3, 4:5, 6:7 में सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ देखते हैं इस तरीके से भी 2/3, 4/5 और 6/7, तो ये बड़ा होगा इससे, ये इससे बड़ा होगा। इसमें क्या है कि +2 हुआ दोनों टर्म में, और इसमें भी +2 हुआ है दोनों टर्म में। कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही प्लस कर रहा हो, यहाँ कुछ और भी प्लस कर सकता है। मतलब ये हुआ कि जब भी ये बढ़ते जाएगा तो आगे बड़ा अनुपात मिलेगा। ठीक इसी का अपोजिट होता है कि प्रत्येक पद में समान अंक घटाने पर मूल अनुपात से छोटा अनुपात प्राप्त होता है। जैसे घटाने पर छोटा, जैसे हमने लिखा 1:4:5, अब इसमें 1 घटा दिए तो हो गया 3/4, इसमें फिर 1 घटाए तो हो गया 2/3। अब इसको देखिए कि ये 0.8 है, ये 0.75 है, ये 0.6 के ऊपर बार। अब ये इससे बड़ा था, ये इससे बड़ा है, तो जोड़ेंगे तो बड़ा अनुपात मिलेगा, घटाएंगे छोटा अनुपात मिलेगा। अब कुछ इसमें बेसिक डिफिनेशंस और हैं, वो देखते हैं। अब वो देखते हैं इनवर्स रेशियो, इसको बोलते हैं विलोमानुपात। विलोमानुपात, अब इसका कानून कहता है कि A/B का इनवर्स रेशियो विलोमानुपात जो होगा तो A का इनवर्स 1/A और B का इनवर्स 1/B होगा। लेकिन
एक चीज और पहले भी पढ़े थे कि रेशियो इज ऑलवेज रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अनुपात हमेशा सरलतम रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ये अभी ये सरलतम रूप में नहीं है। इसको सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे कि जो नीचे डिनोमिनेटर है, हर है, इसका एलसीएम लेंगे। तो ए और बी का एलसीएम हो गया ए बी, तो 1/a इंटू ए बी अनुपात 1/b इंटू ए बी। ये बी भी कैंसिल, ए और ए कैंसिल, तो हो गया बी अनुपात ए। तो ए और बी का इन्वर्स क्या होगा सर? बी अनुपात ए। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जब यही डायरेक्ट बदल के दिख जाता है तो इतना ड्रामा का क्या जरूरत था? तो इसका जवाब ये है कि यदि ए बी सी दो में तो आसानी से हो गया, यहाँ कर देगा 3 टर्म, ए अनुपात बी अनुपात सी का इनवर्स रेशियो, इसका विलोमानुपात क्या होगा? इसका विलोमानुपात। अब यहां से अपोजिट लिखना शुरू करें, लिख दे इसको। कहां से लिखेंगे? तो बी यहीं आएगा, ए यहीं आएगा, या यदि इसको ऐसे लिखें कि सी बी ए, तो सब गलत हो जाएगा। अब इसको लिखने के लिए क्या चाहिए? एलसीएम ही चाहिए। 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। इसको नंबर्स में देखते हैं तो और आसानी से समझ आएगा। यहाँ लिख दिया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब इसको क्या लिख सकते हैं क्या? 4:3:2? नहीं लिख सकते। इसका एलसीएम ही लेना होगा। तो 4 तिया 12, एलसीएम सबका हो जाएगा 12, सब में 12 से इंटू करेंगे तो आया 6:4:3। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एलसीएम ही ले। देखिए यहाँ 2:3:4 था, इसका आया 6:4:3। या इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2:3:4 का इनवर्स रेशियो 6:4:3 हुआ। अब जरूरी नहीं कि हमें हर बार ऐसा लिखना हो, तब तो टाइम लगेगा। इसको क्या कर सकते हैं कि जिसका रेशियो लिखना हो, इनवर्स रेशियो, उसको छोड़ देना है, बाकी दो को इंटू करेंगे। तो ए का लिखना है, इसको छोड़ दिए, बाकी को इंटू किए, 3 चौके 12। इसका लिखना होगा तो इसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों को इंटू किए, अनुपात 8। और इसका लिखना होगा तो 3 दूना 6, तो हो गया 6:4:3। अब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये इसी से आया है। इस चीज को समझना जरूरी है कि ये ट्रिक नहीं था, ये यहीं से आया हुआ है। देखिए ट्रिक ऐसी चीज होती है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, आधा अधूरा समझने के बाद उसको ट्रिक बोला जाता है। पूरा समझ लिए तो कॉन्सेप्ट हो जाता है। 2:3:4 था। इसका इनवर्स निकालने के लिए 1/2:1/3/1/4। अब हमें करना क्या है कि इन सब का एलसीएम लेना है। या तो हम सबका एलसीएम ले लें या डायरेक्ट इंटू कर लें, 2 × 3 × 4, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 तिया 6 चौके 24, या इसी से डायरेक्ट इंटू करते हैं, 1/2 × 2 × 3 × 4। तो ये नीचे वाला टर्म कट गया, बाकी 2 बचा। तो इसका अनुपात जब भी लिखते हैं तो यही बाकी दोनों को गुना करके लिख देते हैं। ये इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं कि रेशियो में और क्या क्या है जो नाम मात्र के लिए है, जगह घेरने वाला। एक आता है वर्गानुपात, इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशियो।
जैसे ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशियो ए स्क्वायर बी अनुपात बी स्क्वायर। यदि 5:7 का पूछेगा तो डुप्लीकेट रेशियो 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। ऐसे ही एक और है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसको बोलते हैं हिंदी में घनानुपात। ट्रिप्लीकेट रेशियो ए अनुपात बी का घनानुपात क्या हो जाता है, तो घन निकाल देना है ए क्यू अनुपात डी क्यू। अब ये 5:7 का घनानुपात निकालेंगे तो 5 क्यू 125, 3 क्यू 7 क्यू 343। इसमें ज्यादा समझने वाला नहीं है। प्रश्न पूछेगा तो ये पूछेगा कि इसका वर्गमूल अनुपात क्या होगा या घनानुपात क्या होगा। अब आगे इसमें एक चीज समझने वाला कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो कंपाउंड रेशियो कंपाउंड रेशियो कंपाउंड रेशियो मिश्र अनुपात। इसमें 2 रेशियो होना चाहिए। कंपाउंड का मतलब ये होगा कि एक नहीं है, एक से अधिक है। तो 2 रेशियो है, 2:3 और एक रेशियो है 3:4। तो 2 तिया 6, पहला टर्म और पहला टर्म को गुना कर देना है और दूसरा को गुना करना है। तो 2 तिया 6 और 3 चौके 12, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1:2 ये हो गया इसका कंपाउंड रेशियो। पहला टर्म को पहले टर्म से, आखिरी टर्म को आखिरी टर्म से गुना कर देना है तो निकल जाएगा कंपाउंड रेशियो। अब इसमें एक चीज और समझना है, समानुपात का डिफिनेशन अब समझना जरूरी है, तभी कुछ आगे की बात क्लियर हो पाएगी। समानुपात प्रोपोर्शन, ये क्या होता है, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो। 2 अनुपात आपस में बराबर हो, जो अभी थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल देखे थे 5/7 वाला, कि 5/7 इक्वल टू 10/14, ये दोनों बराबर है, तब इसको लिख सकते हैं 5/7 और समानुपात के लिए 4 डॉट, 2 बार अनुपात वाला चिन्ह देना पड़ता है। समानुपात 10:14, यही हो गया समानुपात। अब यहाँ की बात समझ में आती है तो फिर मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का चर्चा जरूरी होता है, क्योंकि इसी से ज्यादा सवाल आएगा। मध्यानुपाती इंग्लिश में बोलते हैं मिड प्रोपोर्शन। मिड प्रोपोर्शन, जैसे कोई भी अनुपात दिया है कि 2:6 का मध्यानुपाती क्या होगा। पहले तो इसको समझना है कि इसके बीच में कोई नंबर आएगा। मध्यानुपाती मतलब इसके बीच का नंबर आएगा और उसका काम क्या होगा कि यहाँ कोई ऐसे मध्यानुपाती, यदि x को मान लेते हैं कि इसका मध्यानुपाती x है, तो ये x यहाँ पर आएगा और इसको बदल देगा समानुपात में। कैसे कि 2:x, मध्यानुपाती मतलब मध्य में आएगा और दोनों का काम करेगा, दोनों को समानुपात में बना देगा। अब यदि इसको हम ऐसे लिखें कि इसको a लिख दें
और इसको बी लिख दे, तो ए और बी का मध्यानुपाती, ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा? तो यही x मान लिए कि मध्यानुपाती x है, तो यहाँ से आता है a बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई बी, और ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए बी, और ये फार्मूला हो गया मध्यानुपाती का, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। यहाँ जो पहला टर्म है आखिरी टर्म है, इसको गुना करना है, अंडर रूट 2 इंटू 6 12, तो अंडर रूट 12 या 2 रूट 3, ये इसका मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती करेगा क्या? तो इसको इस तरीके से बांट देगा समानुपात में, 2 अनुपात 2 रूट 3, समानुपात 2 रूट 3 अनुपात 6, यही मध्यानुपाती का काम है। अब तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरे नंबर पे आएगा, मतलब 2 पहले से है, ए और बी 2 नंबर है का थर्ड प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ए अनुपात बी जो है ये समानुपात में होगा बी अनुपात एक्स के। बेसिक मीनिंग इसका यही हुआ, और यहीं से ड्राइव हो जाएगा फार्मूला, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई एक्स, या बी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, वैल्यू चाहिए था एक्स का, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। अब क्वेश्चन देखते हैं कि 5 और 25 का तृतीयानुपाती, तो फार्मूला से यदि बनाएंगे तो बी स्क्वायर बाई ए, 25 स्क्वायर बटे 5, मतलब 25 स्क्वायर बटे 5 का मतलब ये हुआ कि 25 में 5 से गुना करना है 125। अब इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं बिना फार्मूले के, कि 5 से हो गया 25, कितना गुना हुआ, गुना या भागा में देखना है, जोड़ घटाव में नहीं देखना है। 5 से हो गया 5 गुना, तो फिर ये 5 गुना होगा तो 125 हो जाएगा। ये थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयानुपाती। या ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर पहले 25 था अब 5 हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या किए, इसमें 25 से 5 हो गया, कि यहाँ ऐसे पूछे कि 25 और 5 का तृतीयानुपाती, 25 और 5 का तृतीयानुपाती, तो ये पहले 25 था 5 हो गया, 5 से भाग दिए, फिर इसमें भी 5 से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। फार्मूला से बनाएंगे तो भी रिजल्ट सेम होगा। समानुपात में और भी कुछ बचा हुआ है, जो इसका मेन मुद्दा है वो इस तरीके से। अभी तक तो हमने देखा कि समानुपात में 4 टर्म आते हैं तभी समानुपात होता है। अब इस तरीके से संख्या दे देता है और पूछता है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ने या घटाने पर समानुपात हो जाएगा। इस चीज की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब